Okay, so last time we started with this chapter intercorporate investments. इसमें हमने क्या सीखा था? We had started with 4 categories of investment अलग अलग. Okay, ये टेबल हमने भी ड्रॉ किया था कि इन्वेस्टमेंट्स कौन से टाइप के हो सकते हैं. Okay, you can have it like a financial asset, associate के जैसे, business combination या joint venture. Okay, आपकी इन्वेस्टमेंट कौन सी कैटेगरी में आएगी, किससे डिटरमाइन होता है? इन्फ्लुएंस से. मेन कि आपका अगर इन्फ्लुएंस नहीं है सामने वाली कंपनी पे, तो उसको आपको एज अ फाइनेंशियल एसेट शो करना पड़ेगा. अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो एसोसिएट के जैसे. अगर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, आपके पास कंट्रोल है वो सामने वाली कंपनी का, तो आपको उसको एज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन. एंड अगर शेयर्ड कंट्रोल है, ओके, कि जॉइंट वेंचर है, जितना परसेंटेज स्टेक है आपका उतना कंट्रोल है, तो जॉइंट वेंचर बेसिकली. अभी इसको टिपिकली कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस है कि नहीं, जनरली हम ओनरशिप से देखते हैं. तो लेस देन 20% है तो जनरली इन्फ्लुएंस नहीं होता है. ओके, दिस इज जस्ट जनरली. ओके, अगर लेट्स से 18% है फिर भी इन्फ्लुएंस हो सकता है. एंड अगर 25% है फिर भी इन्फ्लुएंस ना हो, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है. सो दीज आर जस्ट जनरल गाइडलाइन. देन 20 to 50% में अगर एसोसिएट, एंड अगर मोर देन 50% है तो कंट्रोल, बिजनेस कॉम्बिनेशन. यस. फिर फाइनेंशियल असेट में हमने देखा था कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. 3 है अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई. ये कैसे डिटरमाइन किया था हमने? फर्स्ट बिजनेस मॉडल टेस्ट, और 2 टेस्ट करते हैं कि हमारा मेन पर्पस क्या है ये इन्वेस्टमेंट का. Okay, it's not there over here, but let's say हम here, okay, कि हमारा मेन क्या पर्पस है? कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो. एंड ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो क्या सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट है? ओके, ये बेसिकली डेट के लिए एप्लीकेबल हो सकता है. इक्विटी में तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऐसा होता ही नहीं है. ओके, सो इफ द आंसर इज यस, देन यू सी 2 थिंग्स कि आर यू गोइंग टू होल्ड इट टिल मेच्योरिटी, तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. ओके, अगर आप उसको मेच्योरिटी से पहले सेल करने का सोच रहे हो तो फेयर वैल्यू थ्रू विच वन, प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, या बेसिकली दोनों केस में if the organization wants they can classify it like a FEOCI, one time basically वो लोग चूज कर सकते irrevocable choice. yes, irrevocable choice था. then second, अगर ये नहीं है, ये हमारा पर्पस ही नहीं है, तो इट कैन बी इधर डेट और इक्विटी, दोनों हो सकता है. तो ऐसे केस में अगर आप हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली. अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं है, ओके, यू आर गोइंग टू होल्ड इट बट नॉट टिल मेच्योरिटी, देन FPOCI अगेन. यहाँ पे भी ऑप्शन है, आप प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखा सकते हो. ओके, वन टाइम इररिवोकेबल चॉइस. यस, क्लियर एवरीबॉडी? ये वाला फर्स्ट क्लासिफिकेशन था. Then we came to associates. इसमें रिक्लासिफिकेशन वगैरह भी था. फर्स्ट ऑफ ऑल IFRS 9 में कि रिक्लासिफाई इक्विटी को हम कर ही नहीं सकते. ओके, इक्विटी के लिए नॉट परमिटेड. ओके, वेरएस डेट के लिए परमिटेड अगर आपका बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है तो. ओके, ओनली इफ बिजनेस मॉडल हैज चेंज देन ओनली यू कैन चेंज इट. ओके, इसमें अगर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट से आप फेयर वैल्यू पे मूव कर रहे हो, तो आज तक का जितना भी अनरियलाइज्ड गेन था ना, जो आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया था बिकॉज यू आर डूइंग इट एट अमोर्टाइज कॉस्ट, ये सब कुछ एक साथ रिकॉग्नाइज हो जाएगा जिस दिन आप कन्वर्ट करते हो. ओके, एंड अगर आप फेयर वैल्यू से अमोर्टाइज कॉस्ट पे मूव कर रहे हो, तो बेसिकली जो अभी तक हमने रिकॉग्नाइज कर दिया उसको रिवर्स या ऐसा कुछ नहीं करना है. आज की जो फेयर वैल्यू है उसको ही एज अ अमोर्टाइज कॉस्ट कंसिडर करके आगे हम फिर वही अमाउंट रखेंगे. यस. देन वी हैड सीन लॉस इम्पेयरमेंट. लॉस इम्पेयरमेंट में पहले के स्टैंडर्ड में ऐसा था कि सिर्फ जो लॉस एक्चुअली अकर हुआ है उतना ही रिकॉग्निशन करते थे. बट अभी इन्होंने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल लेके आए. ओके, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मतलब सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं,
अभी अगर आपको आने वाले टाइम में लग रहा है कि कोई एसेट इम्पेयर होने वाला है, मतलब मुझे नहीं मिलने वाला है जो पैसा, तो वो भी आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सो इसमें असेट को दो क्लासिफिकेशन दिया, वन इज बेसिकली परफॉर्मिंग असेट एंड सेकेंड इज नॉन परफॉर्मिंग असेट। ओके, परफॉर्मिंग असेट मतलब जो टाइम टू टाइम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट करते जा रहे हैं, अभी तक किसी डिफॉल्ट नहीं किया है, वो हमारे परफॉर्मिंग असेट होते हैं। ऐसे केस में अगर मुझे नेक्स्ट 12 मंथ्स में लग रहा है, इसमें सिर्फ 12 मंथ्स का देखने का, कि 12 मंथ्स में अगर मुझे लग रहा है कि इसमें से कोई डिफॉल्ट करने वाला है, तो वो मैं रिकॉग्नाइज करूंगी। एंड फॉर एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट, थ्रू आउट, मतलब नॉट जस्ट 12 मंथ्स, मुझे इसके पूरे अमाउंट में जितना भी मेरे को लगता है कि लॉस होने वाला है, वो पूरा का पूरा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग? यस, दीज आर जस्ट बेसिकली थोड़ा लॉजिकली है कि 12 मंथ्स जो परफॉर्मिंग असेट है, जो अभी तक तो पे कर रहा था टाइम टू टाइम, ओके, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये डिफॉल्ट करने वाला है? अभी तक तो उसका कोई हिस्टोरिकल ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। तो इसके लिए हम सिर्फ नेक्स्ट 12 मंथ्स में, नियर फ्यूचर में, अगर हमको सिर्फ नियर फ्यूचर का आइडिया आएगा ना, लॉन्ग टर्म का कैसे आइडिया आएगा? तो नियर फ्यूचर में अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं पे करने वाला है, तो आप रिकॉग्नाइज कर लो अभी। ओके, वेरएज एनपीए का तो हिस्टोरिकल ही है कि उसने बार बार डिफॉल्ट किया है पहले भी, तो इसका हम लॉन्ग टर्म के लिए भी कह सकते हैं कि शायद ये डिफॉल्ट कर देगा। ओके, सो दैट्स वाई उसका फुल लाइफ टाइम में जितना भी डिफॉल्ट एक्सपेक्टेड है, वो पूरा का पूरा हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग? यस। ओके, दिस वॉज लोन इम्पेयरमेंट। देन हमने एसोसिएट से स्टार्ट किया था, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ओके, इन्फ्लुएंशियल है, तो इसमें इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डिविडेंड अमाउंट नहीं लेते हैं एज हमारी इनकम। ओके, फाइनेंशियल असेट में हम क्या करते थे, सिर्फ इंटरेस्ट या डिविडेंड जो इनकम मिलती थी हमको इन्वेस्टमेंट से, हम उतना ही इनकम रिकॉग्नाइज कर रहे थे। बट एसोसिएट में क्या हुआ कि अभी आपका इन्फ्लुएंस है सामने वाली कंपनी पे, तो आप डिसाइड कर सकते हो कितना डिविडेंड डिक्लेयर करवाना है कंपनी से, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो ना उसको। तो दैट्स व्हाई द डिविडेंड अमाउंट विल नॉट बी टेकन एज इनकम, बिकॉज वो आप मैनिपुलेट कर सकते हो। तो आप डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी आप ले लो, डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी एज इन पूरा का पूरा इनकम ले लो। अभी इसमें से वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे ना करे, थोड़ा करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। यस, सो इसमें हम कैसे रिकॉग्नाइज करते थे, ये वन लाइन कंसोलिडेशन, ये बेसिकली मेथड को हम ये भी बोलते थे इक्विटी मेथड। हम लोग क्या करते थे, बैलेंस शीट पे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी, ओके, ये कॉस्ट बेसिकली लिखते थे। फिर क्या करते थे, इसमें प्रोपोर्शनेट नेट Share of इनकम, profit. उनका जितना प्रपोर्शन है वो ऐड करते थे, एंड माइनस एनी Received. डिविडेंड रिसीव्ड। ओके, व्हाई? बिकॉज ये कैश में मिल जाएगा ना, तो यहां से सब्ट्रैक्ट होके कैश में वो ऐड हो जाएगा। यस, ओके, एंड इनकम स्टेटमेंट पे क्या होगा, बाय इनकम, Come from proportionate Share of income profit. from share of profit. share of profit from associate। तो net income बढ़ ओके, जाएगा। ये कौन सा अमाउंट होगा, ये वाला कि ये वाला कि कौन सा? वो स्टेक का प्रॉफिट पूरा, मतलब उतना परसेंट यस, प्रोपोर्शनेट पूरा ये प्रॉफिट। पूरा। ओके, प्रोपोर्शनेट, लेट से प्रोपोर्शनेट इनकम 10,000 थी, उसमें से 2,000 नेट इनकम दे दी। ओके, सो या मैं 8,000 और 2,000 अलग अलग दिखाऊं कि टोटल 10 दिखाऊं ना? ओके, दिस प्रोपोर्शनेट इनकम, सो 10 पूरा दिखाते हैं, और डिविडेंड जो मिला है वो अलग से फिर नहीं शो करते, वरना डबल अकाउंटिंग हो जाएगी। यस, रिमेंबर वी हैड डन दिस पार्ट। देन फेयर वैल्यू ऑप्शन, बेसिकली ये हम कॉस्ट पे कर रहे हैं, राइट? कॉस्ट में फिर प्रॉफिट एवरी टाइम ऐड करते जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, फेयर वैल्यू पे ही रिकॉग्नाइज करो उसको, जो भी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू है एज ऑन डेट, वही वैल्यू हम दिखा देंगे, और जो भी डिफरेंस है हमारा एग्जिस्टिंग वैल्यू में और फेयर वैल्यू में, वो नेट प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा। ये यूएस गैप कोई भी टाइप की कंपनी के लिए अलाउ करता है, बट आईएफआरएस
सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड टाइप की कंपनीज में अलाउ करता है फेयर वैल्यूएशन। ओके, कौन से टाइप के? हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल, ऐसे सब टाइप की कंपनीज में। और क्यों अलाउ करता है? बिकॉज सो दैट अकाउंटिंग मिसमैच ना हो जाए, क्योंकि ऐसी टाइप की कंपनीज जो होगी ना, वीसी फर्म्स, म्यूचुअल फंड, इनके जो असेट्स है वो मेजोरिटी ऑफ असेट्स फेयर वैल्यू पे होते हैं। ओके, इसमें एक ऐसी इन्वेस्टमेंट आप अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे डाल दोगे तो वो मिसमैच हो जाएगा, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो उनको वो अलाउ करता है कि आपके बाकी सारे असेट्स भी फेयर वैल्यू पे है तो आप इसको भी फेयर वैल्यू पे लिख दो, बट बाकी कोई टाइप की कंपनीज को नहीं अलाउ करता है। बट यूएस गैप कोई भी कंपनी को अलाउ करता है, ऑल मेथड, ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज। यस, ओके, वी हैड डन। यस लवीना। फेयर वैल्यू का आप एक बार एग्जांपल दे सकते हैं, मतलब कैसे उनका वो अकाउंटिंग करेंगे टाइप? Fair value basically, see, just 1 second. ओके, सो फेयर वैल्यू पे इट इज वेरी सिंपल। बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में, लेट से मैंने जब परचेज किया इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी, हमने लिखा लेट से 1 लाख रुपीज। अभी ईयर खत्म हुआ, अभी इसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे। लेट से फेयर वैल्यू 1,10,000 आई। तो ईयर के एंड में, ओके, व्हाट विल हैपन, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 1,10,000 पे लिख दूंगी, और ये जो डिफरेंस है 10,000 का, मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ गई ना, तो वो एज अ इनकम स्टेटमेंट या ओसीआई, ईदर ऑफ दे कैन शो। बेसिकली ये साइड उनको 10,000 इंक्रीज करना है, तो वो लोग इनकम स्टेटमेंट के से पास करके रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू कर सकते हैं, या डायरेक्टली ओसीआई में वो पास कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग? हाँ, सेम लाइक फाइनेंशियल एसेट काइंड ऑफ, जैसे हम लोग ने किया था यस, वहाँ। लाइक फाइनेंशियल एसेट, यस। ओके। ओके, so we had done this example also last time. Till here we had completed. Yes, अभी आगे करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, एक्सेस परचेज प्राइस। मतलब आप जब भी इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तब नॉट नेसेसरी ना जो बुक वैल्यू है वही आप पे करो कंपनी को। ओके, सो यू विल मे बी पे एक्सेस ऑल्सो समटाइम्स। तो वो एक्सेस को कैसे अकाउंट करना है? नाउ एक्सेस परचेज प्राइस मतलब जो आपका परचेज प्राइस है, purchase price minus, you can say, book value of your net assets. Now let's say वो एसोसिएट कंपनी की नेट असेट्स आर 8 लाख रुपीज। ओके, नेट असेट्स मतलब असेट माइनस लायबिलिटी करके नेट असेट उनका 8 लाख आ रहा है बुक वैल्यू के हिसाब से। बट हमने ये कंपनी को परचेज करने के लिए लेट से वी पेड 10 लाख रुपीज। ओके, हमने 10 लाख पे किया तो मतलब हमने कितना, 2 लाख एक्स्ट्रा पे कर दिया। ये 2 लाख को हम कैसे दिखाएंगे? ओके, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये 2 lakhs इफ पॉसिबल, ओके, जो भी असेट्स बेसिकली है, असेट लायबिलिटी जिस इसको असाइन कर सकते हैं तो उसको ही करेंगे। ओके, सो बेसिकली कोई भी आइडेंटिफाइबल असेट या लायबिलिटी को असाइन करो। मतलब क्या, लेट से ये बुक वैल्यू जब हमने डिटरमाइन किया तब इसमें बिल्डिंग की वैल्यू थी
let's say 3 lakh rupees. This was the book value, but actual fair value इसका let's say 4 lakh rupees था. मतलब जो बेसिकली जब मैं बाय कर रही हूँ, परचेज कर रही हूँ 10 lakhs, तब तो वैल्यूएशन 4 lakh के हिसाब से ही आएगा ना. 3 lakh तो बुक वैल्यू थी. अंडरस्टैंडिंग? यस. ओके, सो 4 लाख के हिसाब से ये इसका वैल्यूएशन आएगा. मतलब जो 2 lakhs एक्स्ट्रा पे किया है मैंने, उसमें से 1 lakh तो मैंने बिल्डिंग के लिए ही पे किया है एक्स्ट्रा. समझ में आ रहा है इतना हमको? तो 1 lakh आई विल असाइन इट टू द बिल्डिंग ओनली, फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग. एंड सब असेट और लायबिलिटी के लिए ऐसे हम असाइन कर देंगे. अगर उसके बाद भी कुछ एक्सेस पड़ा है तो दैट गोज टू गुडविल. ओके, लेट्स से दिस वाज द ओनली असेट जो मेरे बुक वैल्यू से अलग वैल्यू पे आया था. बाकी सारे असेट्स बुक वैल्यू ही थी जो मार्केट वैल्यू थी. ओके, सो 1 lakh गोज टुवर्ड्स बिल्डिंग एंड देन रिमेनिंग वैल्यू जो भी एक्सेस है, लेट्स से इसको हम 1,20,000 कर देते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना हो. ये 4,20,000, तो ये 1.2 lakh. Okay, so 1,20,000 towards building and 80,000 towards goodwill. Yes, understanding. Okay, जो भी बेसिकली डिफरेंस है वो ऐसे जाएगा. सो 3 पार्ट में होता है बेसिकली. परचेज प्राइस को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में. फर्स्ट, बुक वैल्यू की तरफ. ओके, वॉट एवर इज द बुक वैल्यू, उसके लिए तो पे करना ही है. देन यू से फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू के डिफरेंस के लिए, एंड उसके बाद भी अगर कोई एक्सेस है तो गुडविल के लिए. अंडरस्टैंडिंग? यस. लेट्स ट्राई वन एग्जाम्पल, तो उससे बेटर समझेगा. यस, रीड दिस एग्जाम्पल. फिर सिर्फ पार्ट ए अभी देखना है, मैंने बी और सी अभी तक कवर नहीं किया. At the beginning of the year, red company purchased 30% of the blue company for 80,000. Okay, तो परचेज प्राइस हमारा है 80,000 और हमने 30% स्टेक बाय किया है. Book value. On the acquisition date, yes, on the acquisition date, book value of the identifiable assets was 2 lakhs. Also, the fair value and book value of asset and liability was same. बाकी सब except for one equipment जिसका book value 25,000 था, fair value 75,000 था. Understanding? Yes. So ये book value जो 2 lakh है, इसमें एक ऐसा asset है 25,000 का जिसकी actual fair value 75,000 है. Yes, you can say that. Okay. सो अगर मेरे को ये बुक वैल्यू को पूरा फेयर वैल्यू के जैसे लिखना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये माइनस करके ये ऐड कर दूं. ओके, ये 25,000 को रिप्लेस कर दूं विथ 75,000. तो मेरी बुक वैल्यू कितनी, मेरी फेयर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,50,000, राइट? यस. और इसका मैंने 30% स्टेक बाय किया है. तो 30% ऑफ 2,50,000 कितना होगा? 75,000. यस. तो 75,000 ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स मैंने परचेज किए, बट मैंने पे कितना किया? 80,000. यस, 80,000 मैंने पे किया. तो 80 minus 75 जो एक्सेस नाउ आई एम पेइंग इज व्हाट? इज गुडविल. ओके, सो ये 80,000 को अगर हमको 3 पार्ट्स में करना है, बुक वैल्यू,
फिर फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस एंड देन गुडविल। तो बुक वैल्यू की तरफ कितना जा रहा है? सो बुक वैल्यू 2 लाख इंटू 30%, मतलब कितना? 60,000 आई एम पेइंग फॉर द बुक वैल्यू। ओके, देन फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस, मतलब एक ही असेट में डिफरेंस है, तो 75 माइनस 25 मतलब 50,000। ओके, 50,000 का भी 30% ही मेरा तो है, तो 15,000 आई एम पेइंग फॉर द आइडेंटिफाइबल असेट की फेयर वैल्यू। यस, एंड 50 प्लस सॉरी 60 प्लस 15 75, एंड इसके अलावा जो एक्सेस 5,000 है दैट गोज टूवर्ड्स गुडविल। Understanding? Yes, clear? Okay. Now, जब हमने कोई आइडेंटिफाइबल असेट फेयर वैल्यू पे मेजर किया, ओके, मतलब ये इक्विपमेंट को हमने वैल्यूएशन 75,000 का दिया हमारी बुक्स में, भले सामने वाली कंपनी की बुक्स में 25,000 ही था, बट जब हमने हमारे बुक्स में उसका वैल्यू लिखना था तब हमने 75,000 के बेसिस पे किया। तो हम डेप्रिसिएशन या उसके रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस भी जो होता है ना, वो 75,000 के बेसिस पे कंसिडर करेंगे। यस, सो नाउ दिस ब्लूज इक्विपमेंट्स depreciated over 10 years using straight line method। मतलब ये जो 75,000 का मशीन है, ओके, वो 10 years में डेप्रिशिएट होता है, बट इसमें से 25,000 रिलेटेड तो ऑलरेडी कंसिडर हो गया है ना, सामने वाली कंपनी ने भी किया है ना, हमको तो सिर्फ डिफरेंस पे करना है। यस, सो 50,000 रुपीज, इसमें भी हमारा स्टेक कितना है? 30%। तो दिस 15,000 रुपीज, इसको हमको 10 years में डेप्रिशिएट करना है, तो हम एवरी ईयर 1,500 रुपए का एक्सपेंस इसके नाम का अलग से चार्ज करेंगे। अंडरस्टैंडिंग? सो बेसिकली अभी इनकम में क्या जाएगा? 1 लाख रुपीस इनकम है, जनरली हम अभी तक तो वही डाल रहे थे। यस, अभी क्या होएगा? ये डेप्रिसिएशन उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? बेसिकली 1 लाख इज द टोटल इनकम, इसमें हमारा तो 30% स्टेक, मतलब कितना? 30,000 होना चाहिए था हमारी, बट इसमें से हम 1,500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम रिकॉग्नाइज करेंगे ओनली 28,500 एज द बेसिकली शेयर ऑफ प्रॉफिट इन आवर इनकम स्टेटमेंट। अंडरस्टैंडिंग? यस, ओके। एंड बैलेंस शीट में क्या डालेंगे? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, अभी तक हम क्या कर रहे थे? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी, कितने का? परचेज प्राइस 80,000, यस, प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट बेसिकली 30,000 लिखोगे तो माइनस करना फिर 1,500 डेप्रिसिएशन, यस, एंड माइनस एनी डिविडेंड। डिविडेंड रिसीव किया है 60,000, 60,000 का अगेन 30% कितना होगा? 18,000, तो वो भी 18,000 भी सब्ट्रैक्ट करके नेट वैल्यू कितनी आ रही है इन्वेस्टमेंट की? 80 प्लस 30 110, यस, कितना आ रहा है? 110 माइनस 20 ऑलमोस्ट, सो 90,500। 95। यस, अंडरस्टैंडिंग? ओके, मैम वो जो डिफरेंस 50 का आपने 30% डेप्रिसिएशन लिया ना, वो पार्ट नहीं समझा थोड़ा सा मुझे, कि हम लोग ने सिर्फ डिफरेंस क्यों लिया? सी एसोसिएट कंपनी ने भी अपने बुक्स में ये इक्विपमेंट बताया तो है ना, ऐसा नहीं है कि उसने बताया ही नहीं है, उसने 25,000 पे बताया है, हमको लगता है नहीं 75,000 पे बताना चाहिए था, तो उसने 25,000 रिलेटेड तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कर दिया है, हमको तो सिर्फ जो एक्सेस जो उसने नहीं कंसिडर किया है 50,000, उसके रिलेटेड डेप्रिसिएशन कंसिडर करना है ना।
अच्छा, तो मतलब जो एसोसिएट कंपनी है उसने 25 का डेप्रिसिएशन दिखा दिया, जो एक्सेस है वो हम दिखाएंगे अभी। यस, हमने उसको रिवैल्यू किया हमारी बुक्स में, उसने तो कुछ नहीं रिवैल्यूएशन किया है। हमने उसको रिवैल्यू किया तो हम रिवैल्यूड फिगर पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बट ओनली आवर प्रपोर्शन ना, पूरा नहीं। इसलिए 50,000 का सिर्फ 30% लिया है जितना हमको लग रहा है, और उस पे उसको 10 years में हमने अमोर्टाइज किया, डेप्रिशिएट किया। मैम पर लास्ट दूसरा वो डिविडेंड वाले पॉइंट पे लास्ट टाइम जो एग्जांपल्स होते थे हम लोग पूरा पूरा डिविडेंड लेके माइनस करते थे, इस बार हमने सिर्फ 30% ऑफ डिविडेंड लिया था, तो हमको उधर भी करना चाहिए था ना, मतलब 30 या 45 नहीं, परसेंट मतलब उधर बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी होगा ना वो अलग होगा, उसमें डिविडेंड रिसीव्ड दिखाया होगा सिर्फ, तो वो उतना ही अमाउंट दिया होगा। वेरेज यहाँ पे क्या दिया है, एसोसिएट कंपनी का पेड। पूरा इनकम एंड हाँ। पूरा डिविडेंड दिया है, दैट्स वाई हमने प्रपोर्शन लिया है। यस, क्लियर। ओके, जस्ट वंस अगेन आई पूरा क्या क्या स्टेप्स हमने किया। जो भी परचेज प्राइस होती है, आपको क्या कंपेयर करना है, इसको फेयर वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। ओके, सो यू कैन बेसिकली स्प्लिट इट इनटू 3 पार्ट्स। आप बुक वैल्यू के तरफ कितना अमाउंट पे कर रहे हो, ओके, देन फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस, एक्सेस कितना पे कर रहे हो। सो दिस इज बेसिकली एक्सेस पेड टूवर्ड्स identifiable assets and liability. ओके, आइडेंटिफाइबल असेट एंड लायबिलिटी, कि कोई भी पर्टिकुलर असेट या लायबिलिटी भी हो सकता है। लेट से कोई लोन है, उसकी बुक में बुक वैल्यू पे है, बट मुझे लगता है नहीं इतना ज्यादा पे, मतलब लेट से इससे ज्यादा पे करना पड़ेगा या जो भी मेरे को, या ट्रेड पेबल्स है, ओके, मेरे को लगता है उसने जो वैल्यूएशन दिया है वो बराबर नहीं दिया है, तो दैट ऑल्सो कैन बी रीवैल्यूड। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर असेट्स एंड लायबिलिटी बोथ। ओके, सो उसमें जो भी एडजस्टमेंट हो रहा है वो यहाँ पे, एंड ये दोनों के बाद अगर कुछ बचता है तो गुडविल में। ओके, गुडविल को हम अमोर्टाइज नहीं करते, वो इम्पेयरमेंट का चेक, जैसे हमने लेवल 1 में भी देखा है वैसे ही होगा, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। इसको हम बेसिकली जो असेट या लायबिलिटी का जो भी ट्रीटमेंट है, सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस असेट ऑल्सो, एक्सेस ऑल्सो। यस, असेट एंड लायबिलिटी को हम अगर डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो इसको भी डेप्रिशिएट करेंगे। यस, जो ट्रीटमेंट मेन वाले असेट या लायबिलिटी को मिल रहा है वही इस पे भी हमको अप्लाई करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग? यस। ओके, सो बेसिकली लाइक दिस। तो इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट, एनी डेप्रिसिएशन या ऑन फेयर वैल्यूएशन, ओके, वो माइनस करना पड़ेगा, एंड माइनस एनी डिविडेंड रिसीव्ड। ओके, एंड इनकम स्टेटमेंट में इनकम फ्रॉम एसोसिएट या शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, एंड इसमें से जो भी डेप्रिसिएशन या ऐसा कुछ आ गया तो वो सब्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यस, क्लियर। ओके, ट्राई एग्जाम्पल 2। ट्राई दिस एग्जाम्पल।
यस, पढ़ा क्वेश्चन पढ़ा। क्या बोल रहे हैं? ब्लेक एंड ब्राउन, टू हाइपोथेटिकल कंपनीज, ब्लेक acquires 30% in ब्राउन। ओके, एट द एक्विजिशन डेट बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू दिया है। तो बुक वैल्यू, करंट असेट, ये बेसिकली सी लैंड में थोड़ा ज्यादा है, प्लांट एंड मशीनरी में ज्यादा है, लैंड में ज्यादा है, बस ये दोनों में डिफरेंस है। Now, Blake believes the value of Brown is higher than book value, and he offers 1 lakh for 30% interest in Brown, which represents 34,000 excess purchase price. ये सब एक्चुअली, ये सब ठीक है, ये आप मत पढ़ो, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो पूरा। सिर्फ आप कैलकुलेट करो गुडविल, ये सब छोड़ दो। यस, अलग ही थोड़ा सा अमाउंट आ रहा है। कैसे हाँ, करेंगे पहले? क्या आ रहा है आपको? तो मैंने तो डायरेक्ट मतलब 270 का वो 30% निकाल दिया। परफेक्ट, क्या आ रहा है? बराबर है। 81, 81,000 और 1 लाख उसका परचेज प्राइस है, तो फोर्टीन हाँ, थाउजेंड है उसका, लाइक। तो 14 क्यों? मतलब 1 लाख माइनस 81,000 तो 19। 19,000 होता है ना। सॉरी सॉरी, नाइन, 1 लाख मैंने। तो 19,000 क्या है? तो फिर वो गुडविल हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग ने डायरेक्ट नेट एसेट्स का लिया है तो। यस, परफेक्ट, बराबर है। तो 19,000 इज करेक्ट आंसर। सो सी, 1 लाख परचेज प्राइस को अगर मुझे स्प्लिट करना है 3 पार्ट में, बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू 2,20,000 है। इसका अगर 30% मैं लूँ तो कितना होता है? 66। 66,000। ओके, तो मैंने 1 लाख पे किया, 66,000 ही बुक वैल्यू था, तो 34,000 एक्सेस परचेज प्राइस था। दैट इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड ओवर हियर, कि 34,000 यू हैव पेड एक्सेस। ओके, नाउ ये 34,000 एक्सेस जो पे किया है मैंने, कौन से चीज के लिए ना किया है? नाउ आई कैन पिन पॉइंट की प्लांट एंड इक्विपमेंट मेरे हिसाब से 220 था, बट बुक में 90 था, तो मैंने 30,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा पे किया है, मतलब वैल्यूएशन दिया है 30 का। मेरा तो 30% स्टेक ही है, सो 9,000 एक्स्ट्रा आई हैव पेड हियर। यस, एंड लैंड का मेरे हिसाब से 140 होना चाहिए, बुक में 120 है, तो मैंने 20,000 एक्स्ट्रा वैल्यूएशन दिया है, और इसमें 30% मेरा स्टेक है, तो 4,000। करेक्ट। सो 6,000 बेसिक, 6,000। ओ सॉरी, यस, 6,000। सो बुक वैल्यू, सो फेयर वैल्यू माइनस बुक वैल्यू जो एक्सेस मैंने पे किया है यहाँ पे, तो यू कैन से लैंड के लिए 6,000, और कौन सा प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए 9,000। 1000। टोटल 15,000 मैंने इसके लिए पे किया है। यस, आइडेंटिफाइबल एसेट्स के लिए। अभी 66 और 15 तो एलोकेट हो गए, तो बैलेंस क्या बचा? 19। 19,000, दैट इज गोइंग टूवर्ड्स गुडविल। यस, करेक्ट। यही सब इन्होंने यहाँ पे इनफैक्ट सब कुछ दे दिया था,
कि 34,000 एक्सेस परचेज प्राइस, डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल असेट इज 50,000। इन्होंने कंबाइन कर दिया, ये 320 और 370, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 50,000 का। ओके, आइडेंटिफाइबल असेट में तो 50,000 का 30% स्टेक मतलब 15,000 तो फेयर वैल्यू की तरफ है। ओके, सो उसके बाद क्या बचता है? दैट ऑल इज टुवर्ड्स गुडविल। यस, क्लियर? शशिकांत, आपको समझा बराबर? यस, ओके, सो दैट वाज गुडविल कैलकुलेशन। Goodwill is residual 19,000. Now try question number 3, example 3. आंसर दे सकते हैं? हाँ, बोलो ना। 50,000 है क्या आंसर गुडविल का? क्या? गुडविल? गुडविल यस, परफेक्ट है गुडविल। देन नेक्स्ट, इसके नीचे दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। यस, शशिकांत, आया आपको? हमारा फॉर्मेट ही फॉलो करना, अगर नहीं समझ रहा है ना। परचेज प्राइस कितनी है? 5 लाख रुपीस। फॉर हाउ मच स्टेक? 30% स्टेक के लिए। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यस, बुक वैल्यू की तरफ कितना पे किया है? यस, आप अनम्यूट करके बोलो ना शशिकांत। Sorry, ma'am. हाँ, 2 lakh into 30 ना, 30% तो बुक वैल्यू का 2 प्राइस। लाख क्यों? 2 लाख कहाँ है बुक अच्छा, वैल्यू? 12 ना? 12 लाख 3,60,000 12, 360। तो 12 लाख है ना नेट एसेट हाँ, बुक वैल्यू। 360 मैम, और फेयर वैल्यू तो का 12 लाख का 30% तो कितना हुआ? 3,60,000। 360,000। ओके, बट आपने पे किया है 5 लाख, तो 1,40,000 एक्स्ट्रा पे किया है। यस मैम। ओके, सो अभी फेयर वैल्यू माइनस बुक वैल्यू मतलब आइडेंटिफाइबल असेट्स के लिए कितना एक्स्ट्रा पे किया है? सो यू कैन सी प्लांट एंड इक्विपमेंट का वैल्यू 3 लाख से ज्यादा हो रहा है। यस, यस मैम। ओके, सो बेसिकली 3 लाख जो आपने एक्स्ट्रा वैल्यूएशन दिया है, यू कैन से, और उसमें से आपका स्टेक कितना है? सिर्फ 30%। 90। करेक्ट? 90,000। तो 90,000 आपने उसके लिए पे किया है, एंड उसके बाद जो रिमेनिंग है वो गुडविल के लिए। यस, कितना आ रहा है गुडविल के लिए? 50,000। 50। ओके, कैलकुलेशन सिंपल, ऐसी आप कंफ्यूज मत हो। कैलकुलेशन बेसिकली कितना है, आपने फेयर वैल्यू से ऊपर जो भी पे किया है वो गुडविल है। ओके, फेयर वैल्यू ऑफ असेट कितना आ रहा है? 15 लाख। 15 लाख। यस, इसका 30% कितना होना 4 चाहिए? लाख 50,000। 4,50,000, बट आपने पे किया 5 लाख, तो हाँ। 50,000 इज टूवर्ड्स गुडविल।
मैं ऐसे क्यों करा रही हूँ, क्योंकि आपको ब्रेकअप समझ में आना चाहिए आपके परचेज प्राइस का। यस, वरना कैलकुलेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ फेयर वैल्यू जो भी है नेट एसेट का उसमें एज अ परसेंटेज आपका प्रोपोर्शन ले लो, एंड परचेज प्राइस के ओवर एंड अबाउट जो भी है वो गुडविल है। यस, बट आपको ब्रेकअप समझ में आना चाहिए कि आपने 5 लाख पे किया तो आपने क्या सोच के पे किया है, ओके, किसके बेसिस पे किया है। तो ब्रेकअप आना चाहिए कि मैंने इतना इसके लिए एलोकेट किया था, इतना इसके लिए, एंड बैलेंस मैंने 50,000 एक्स्ट्रा गुडविल के लिए दिया है। गेटिंग इट? यस एवरीबॉडी? शशिकांत समझा अभी? हाँ ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या आएगी? वो भी निकाली मैंने, यस, शायद 4,50,000 है। नो, आई थिंक उसमें मिस्टेक है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्या आएगा पहले? परचेज प्राइस आती है, जो भी हमने परचेज 5 किया वो लाख। हमारा कॉस्ट। यस, कॉस्ट परचेज प्राइस। 5 लाख ही लिखेंगे ना हम लोग। अच्छा, 5 लाख, आई थॉट यू सेड 12 लाख, सॉरी। नहीं, यस शशिकांत, 5 लाख। फिर हम क्या करते हैं इसमें? शेयर ऑफ ऐड प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो कितना है प्रॉफिट कंपनी का? 1 लाख। 1 लाख यस, 1 लाख प्रॉफिट है, उसमें हमारा स्टेक कितना होगा? 30%। 30,000 मतलब 30%। 30,000। 30,000, ओके, 1 लाख का 30%। माइनस फिर माइनस डेप्रिसिएशन। हमने बोला है हम्म, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर डेप्रिशिएटेड स्ट्रेट लाइन एंड 10 years रिमेनिंग लाइफ है, ओके। तो सामने वाली कंपनी जो है प्रिंस इनकॉर्पोरेशन, ओके, एसोसिएट कंपनी जो है, उसने 19 lakhs का डेप्रिसिएशन तो प्रोवाइड किया ही है, ओके, तो उसको मेरे को कुछ नहीं करना है। बट मेरे हिसाब से 19 lakhs की वैल्यू कितनी आ रही है? 22 lakhs, मतलब 3 लाख एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे। तो ये 3 लाख का मेरे को एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। यस, 3 लाख का कितना होता है, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 30,000। 30,000। बट 30,000 तो पूरी कंपनी का है, मेरा स्टेक कितना है उसमें? 30%। 30%। यस, सो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट 3 लाख का 30% ही मेरा है, वो 10 years में हमको करना है। तो कितना? 30,000 डिवाइड बाय 10, 9,000। 8,000। यस, सॉरी, 9,000। 9,000। 9,000, यस, करेक्ट। एंड लास्ट और क्या करते हैं इसमें एडजस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट वैल्यू में? डिविडेंड माइनस कर देंगे अगर मिला है तो। यस, एनी डिविडेंड रिसीव्ड, बिकॉज वो कैश अकाउंट में चला जाएगा। तो कंपनी ने पे किया है डिविडेंड। 50,000। यस, 50,000 कंपनी ने पे किया है, पूरी कंपनी, सारे शेयर होल्डर्स के लिए। हमारे पास 30% स्टेक है, तो कितना करेंगे? 30, 30%। 15,000। 15,000। Yes, so what is the value of your investment? I like 6,000। Yes, 5,06,000. That is correct value. आपने पहले क्या किया था लवीना? मैंने वो डेप्रिसिएशन पूरा 30,000 लिख दिया था, लाइक 30% नहीं निकाला उसका। करेक्ट करेक्ट, उधर मिस्टेक काफी बार हो जाती है अगर ध्यान नहीं होता है तो। हाँ। यस, यस, क्लियर। 5,06,000 is the value of investment.
समझा अभी? दोनों मेथड बराबर है, दोनों नहीं मेथड यही। ओके, सो दैट वाज अबाउट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी. You can try these few examples, simple questions. Is it C? First one. If a company uses equity method to account for an investment in another company, earnings of the affiliate are included but reduced by any dividends. But पूरा earnings नहीं करते ना. अपना स्टेक जितना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रोपोर्शनेट अर्निंग्स। Yes. तो क्या आएगा आंसर? Yes, first one na, income is combined, हाँ but the वही extent of ownership only. ओनरशिप। Yes, तो A is right. B and C जो आगे आने वाला ना, एक्चुअली ये सब टर्म्स कवर्ड ही नहीं है ना यहाँ पे, वो बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए एप्लीकेबल है. ओके, सो A is the correct answer. Yes, try this one. तीनों का आंसर चैट पे लिख देना दोनों.
यस शशिकांत, थर्ड का कैसे करेंगे? समझ नहीं आ रहा क्या रिपोर्टेड इन्वेस्टमेंट इनकम। ये कैसे किया आपने 2023 का? सेम वही 1,15,000 का जो था, 1.5 मिलियन से उसका हाँ, इससे प्लस 2 lakhs जो उसका करेक्ट, इनकम। 50,000 जो इसका इक्विटी स्टेक है। 1.5 मिलियन परफेक्ट। परचेज प्राइस है ना उस हाँ, परचेज इसमें। प्राइस हाँ बी इज राइट। हाँ, 1.5 मिलियन प्लस दो 2। लेके एडजस्ट किया -5। लाइक। हाँ हाँ हाँ, ओके, सो बी इज करेक्ट। अभी इन्वेस्टमेंट इनकम सिंपल है ना, हमने बोला ना, ये तो शेयर ऑफ प्रॉफिट दिखाएंगे हम लोग, वो वाला है ना ये पार्ट। हाँ, यस यस, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट वाले में हाँ 500 इंटू 40%। हाँ, 2 लाख। एंड कैश फ्लो कितना आएगा, डिविडेंड डिविडेंड कितना का आएगा? कितना है उसका? नहीं, 40% रिसीव। यस, कितना आता है 50,000। इसका? 1.2। 25,50,000 ना? हम्म। यस, ये हमने किया ना यहाँ हाँ पे मैम सी किया, लेकिन ये परचेज टर्म, प्राइस। हाँ हाँ मैम ये टर्म जो इन्वेस्टमेंट इनकम, वन, कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टी, वो हाँ, हो गया। ओके, तो ये बन जाता है हमारा 1.65 मिलियन। ये हमने सबट्रैक्ट किया सो दैट कैश में हम दिखा सके, इसलिए कैश फ्लो हमारा बढ़ गया 50,000 से। एंड ये जाता है इनकम स्टेटमेंट में। यस, मैम जो अगर शेयर रिवैल्यूएशन वाला आता है, हाँ। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है एक्चुअली वो लोग उनको मिलता नहीं है, जस्ट लाइक जैसे नॉर्मली कंपनीज दिखाती है वैसे ही वो लोग दिखा रहे हैं सिर्फ क्योंकि उनका स्टेट है। यस यस यस, ये एक्चुअली रिसीव नहीं होता है, सिर्फ उनका इन्फ्लुएंस है ना, तो बट मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि आप कंपनी को इन्फ्लुएंस करके सारा का सारा प्रॉफिट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो, इसलिए इट इज एज गुड एज डिविडेंड ओनली फॉर यू एंड यू कंसिडर दैट एज एंटायर इनकम। गॉट इट क्लियर? ओके, ये बेसिक वाला था जो हमने किया। एंड उसके बाद अगर आपने बुक वैल्यू पे नहीं बाय किया है, उससे एक्सेस पे किया है, तो वो एडजस्टमेंट यहाँ पे आता है। कोई भी असेट को हमने एलोकेट किया है तो उसका डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे सबट्रैक्ट करते हैं, और वही डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में भी जाता है। यस, बाकी सब तो सेम ही है। करेक्ट? यस शशिकांत, ओके, तो दैट वाज अबाउट रिकॉग्निशन कैसे करने का। अभी इम्पेयरमेंट, अभी हम जो गुडविल है ये कंपनी का, वो तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का ही पार्ट है। ओके, सो हम उसको सेपरेटली नहीं, हम इम्पेयर का टेस्टिंग या कुछ उसको सेपरेटली नहीं करते, हम पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को ही इम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं। ओके, नाउ दिस इज डिफरेंट लिटिल बिट फॉर IFRS एंड US गैप, और ये अपने बुक्स में थोड़ा लिख देना बिकॉज श्वाइजर में इतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है। IFRS, ओके, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग फॉर value of investment as a whole only in associate company. Yes. Now US GAAP का बहुत सिंपल है। ओके, वन स्टेप प्रोसेस ओनली। इफ fair value of investment is less than carrying value of investment, then impair the difference.
Okay. If fair value of investment is less than carrying value of investment, and this basically is permanent. This decline is permanent. ओके अगर ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू गिर गई है और आपको लगता है कि ये डिक्लाइन परमानेंट है, तो फिर जो भी डिफरेंस है आप उसको इम्पेयर कर दो और फेयर वैल्यू पे डाल दो वो इन्वेस्टमेंट. अंडरस्टैंडिंग? यस. मैम कैरिंग वैल्यू इज बेसिकली जो हम अपने बुक्स में लिखते हैं ना. यस यस कैरिंग वैल्यू इज जो वैल्यू एज पर योर बैलेंस शीट. हाँ, और अगर मतलब मार्केट में उसका वैल्यू गिर गया है तो आप उसको फेयर हाँ. वैल्यू पे ऐसे. यस यस. ओके. IFRS में बेसिकली यू शुड हैव बेसिकली अ पर्टिकुलर कोई आइडेंटिफिकेशन की कोई रीजन कि जिसके वजह से हमको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है. कोई इवेंट हुआ है क्या जिसके वजह से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, एंड एक्चुअली आप उसको पिन पॉइंट कर सकते हो कि ये इवेंट के वजह से मेरे फ्यूचर कैश फ्लोज इम्पैक्ट हो गए. ओके. अगर ये आप पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हो, देन बेसिकली यू हैव टू राइट डाउन दिस वन ऑल्सो. तो हम इसमें क्या कंपेयर करते हैं, हम रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करते हैं. रिकवरेबल अमाउंट अगर कैरिंग वैल्यू से कम है तो अगेन सेम इम्पेयर द डिफरेंस. बट अगेन अभी रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, वी हैव डन दिस डेफिनेशन इन लेवल 1 ऑल्सो फ्यू प्लेसेस. रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? CV minus FV कुछ था. यस थोड़ा सा हायर ऑफ. ओके. फर्स्ट इज वैल्यू इन यूज. हाँ, वैल्यू इन यूज. और एक यस. वैल्यू इन यूज मतलब कि मैं ये असेट इन्वेस्टमेंट जो मेरे पास रहेगी अगर, तो मेरे को फ्यूचर में क्या क्या मिलेगा इससे. सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश. और कैश फ्लोज. यस. कि मेरे को ये इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर में क्या क्या मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू क्या है. ओके. उतना ही फेयर वैल्यू लिखना चाहिए मेरे को आइडियली. ओके. बुक्स में उससे ज्यादा वैल्यूएशन में क्यों दूं. ओके. सो दिस इज वैल्यू इन यूज. और सेकंड, इफ यू नेट सेलिंग प्राइस, कि आज मैंने बेच दिया ये इन्वेस्टमेंट तो मेरे को कितना मिल रहा है. तो दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस एनी कॉस्ट टू सेल. सेलिंग प्राइस या यू कैन राइट फेयर वैल्यू, बेसिकली जो आज की प्राइस है नथिंग बट फेयर वैल्यू ऑल्सो. यस. ये दोनों में से जो भी हायर होगा वो हमारा रिकवरेबल अमाउंट बनेगा एंड उसको हम कैरिंग वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे. इफ दिस इज रिकवरेबल अमाउंट इज लोअर देन कैरिंग वैल्यू देन विल इम्पेयर द डिफरेंस. क्लियर? ओके. ये जो भी दोनों के केस में ओके जो भी इम्पेयरमेंट अमाउंट है आप क्या कर सकते हो, इट विल बी लॉस ऑन इनकम स्टेटमेंट. ओके. या फिर और थ्रू एन अलाउंस अकाउंट. बेसिकली ये कॉन्ट्रा अकाउंट जैसे होते हैं ना, जैसे हम असेट के नीचे डेप्रिसिएशन लिखते हैं. यस. उसमें वैसे ही सेम वे में हम यहाँ पे भी बता सकते हैं. ओके. लाइक अ कॉन्ट्रा अलाउंस अकाउंट यू कैन बेसिकली लायबिलिटी साइड पे हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. ओके. सो हम बेसिकली इसको लॉस इनकम स्टेटमेंट से बता सकते हैं या फिर थ्रू एन अलाउंस अकाउंट. ऐसा इक्विटी सेक्शन में एक अलाउंस अकाउंट करके जैसे OCI वगैरह होता है उसमें हम शो कर सकते हैं. यस. अंडरस्टैंडिंग? क्लियर? ओके. देन
राइट बैक, अगर लेट्स से फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो ये एक्चुअली बीच में, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ गई तो यूएस गैप प्रोहिबिट्स। यस, ओके। पहले भी हमने लेवल 1 में भी काफी सारी जगह पे देखा है, राइट डाउन होने के बाद यूएस गैप में वापस राइट अप अलाउड नहीं होता है। ओके, वेरएस आईएफआरएस में इट इज अलाउड अप टू प्रीवियस राइट डाउन। ओके, अगर सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल अमाउंट आपका अगर बढ़ जाता है तो आईएफआरएस अलाउ करता है आपको वापस राइट अप करने का, ओनली अप टू प्रीवियस इम्पेयरमेंट लॉसेस, जितना रिकॉग्नाइज किया उतना ही आप वापस कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर? यस। ये दोनों लिख देना, ये करिकुलम में दिया हुआ है बट दे आर नॉट गिवन इन श्वाइजर इतना डिटेल में। चाहे तो अभी फोटो ले लो बट बुक में लिखना बाद में। मैम जब भी राइट अप होता है तो कुछ लाइक गेन वेन ये लोग ऐसे दिखाते हैं, जैसे हम लोग इम्पेयरमेंट में लॉस दिखाते थे रिटर्न डाउन पे। यस यस, सेम वे, बिकॉज हमको एट द एंड बैलेंस शीट तो टैली करना है ना। तो अगर मैंने हाँ, एक साइड असेट को वैल्यू इंक्रीज किया तो वो दूसरी साइड पे मेरे को चाहिए होगा ना समवेयर। लाइबिलिटी तो अगर इंक्रीज मैंने, कर। हाँ, अगर मैंने अलाउंस अकाउंट पहले बनाया हुआ था तो उसको बेसिकली हम कर देंगे, उसमें से ही रिवर्स कर देंगे। या फिर बेसिकली अगर मैंने लॉस बताया इनकम स्टेटमेंट में तो अभी गेन बता के रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू वापस इंक्रीज करें। पर मैम अगर हम लोग अलाउंस अकाउंट कुछ लाइबिलिटी साइड बनाएंगे वो पार्ट, तो एक्चुअली तो लाइबिलिटी के साइड से अमाउंट बढ़ जाएगा ना, बट एसेट के साइड से कम हो रहा है, तो वो टैली कैसे होगा फिर बैलेंस शीट? नहीं, सी, बेसिकली दिस अलाउंस अकाउंट इज लाइक अ कॉन्ट्रा अकाउंट, रिवर्स एंट्री होता है, मतलब ये नेगेटिव नंबर्स में होगा वो, तो अच्छा, हम उसको नेगेटिव कम नंबर। करेंगे। यस। हाँ ओके, वो नहीं, मेरे को कॉन्ट्रा अकाउंट यस। पता नहीं। हाँ, नहीं, नो प्रॉब्लम। जनरली तो इनकम स्टेटमेंट से ही होता है बट दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल कि किसी को इनकम स्टेटमेंट को नहीं टच करना है तो डायरेक्टली थ्रू अलाउंस अकाउंट दे कैन डू इट। यस, क्लियर? ओके, इम्पेयरमेंट में इक्विटी मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट मस्ट बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट पूरी टेस्ट होती है, गुडविल सिर्फ नहीं। अंडर यूएस गैप, इफ फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स बिलो कैरिंग वैल्यू, द डिक्लाइन इज कंसिडर्ड, एंड द डिक्लाइन इज कंसिडर्ड अदर देन टेम्पररी, मतलब परमानेंट होगा तो ही, then investment is written down to fair value and loss is recognized in the income statement. Yes, whereas under IFRS, impairment needs to be evidenced by one or more loss events, ऐसा कोई इवेंट हुआ है तो ही। ओके, सी, आईएफआरएस का और डिटेल नहीं दिया है कि कैसे करना है, नॉन रिकवरेबल अमाउंट और वो सब यहाँ पे नहीं दिया है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू राइट दैट डाउन। ओके, फिर प्रो राइट अप का है, यूएस गैप प्रोहिबिट्स रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉसेस वेयर्स आईएफआरएस अलाउस reversal to the extent net recoverable amount subsequently increases. Yes, यहाँ पे भी बेसिकली इन्होंने भले ही सिर्फ लिखा है यहाँ पे नेट रिकवरेबल अमाउंट सब्सिक्वेंटली इंक्रीजेस, बट बेसिकली यहाँ पे सी दे हैव रिटन रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉसेस ना, मतलब पहले जितना लॉस है उतना ही रिवर्सल अलाउड है, उससे बियॉन्ड नहीं। क्लियर? यस। So that was about impairment. Then we have next is transaction with investee. अभी जब आपका इतना इन्फ्लुएंस है तो देर आर हाई चांसेस कि आप एक दूसरे के साथ डील भी कर रहे हो। ओके, सो लेट्स से वी हैव इन्वेस्टर कंपनी
एंड हमारी एसोसिएट कंपनी। ओके, नाउ देयर आर चांस कि इन्वेस्टर इसको गुड सेल कर रहा होगा और ये आगे सेल कर रही होगी। ओके, करेक्ट। या फिर एसोसिएट कंपनी इन्वेस्टर को कुछ सेल कर रही होगी और ये आगे सेल कर रहे होगे। ऐसा काफी सारे जगह पे ऐसा बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसमें आप कैसे प्रॉफिट मैनिपुलेट कर दोगे? ओके, लेट्स से इन्वेस्टर कंपनी हैज वेरी हाई इन्फ्लुएंस ऑन दिस कंपनी। ओके, और लेट्स से इन्वेस्टर कंपनी का एक क्वार्टर में सेल्स बहुत कम हो गया था फॉर सम रीजन एंड दे वांट टू हाइड दैट फैक्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। ओके, सो वो क्या करेगी, ये कंपनी वो बहुत हाई सेल्स इसको कर देगी और उतना प्रॉफिट उसकी बुक्स में दिखा देगी। अंडरस्टैंडिंग? यस, सो ऑटोमेटिकली देयर सेल्स विल गो अप एंड बेसिकली रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स विल गो अप। करेक्ट, बट वो इसकी बुक्स में तो पड़े रहेंगे वो गुड्स। अंडरस्टैंडिंग? सो लाइक दिस दे कैन मैन्युपुलेट देयर प्रॉफिट्स। कोई ईयर में बहुत ज्यादा है बट मेरे को कम दिखाना है तो मैं परचेजेस दिखा देती हूँ सामने वाली कंपनी से, या मेरे को सेल्स बहुत कम है तो मैं सेल दिखा के उसको नंबर को मैनिपुलेट कर सकती हूँ, इंक्रीज कर सकती हूँ। यस, सो दीज आर वेरी हाईली पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो भी ट्रांजैक्शंस होता है बिटवीन दिस इन्वेस्टर कंपनी एंड द एसोसिएट कंपनी, हमको चेक करना पड़ता है कि ये आगे सेल हो गया क्या। ओके, लेट्स से इन्वेस्टर ने एसोसिएट कंपनी को सेल किया बट आगे सेल हुआ है कि इसकी बुक्स में पड़ा है। आगे सेल हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हो गया। बट लेट्स से इसकी बुक्स में पड़ा है, अगर वो सेल नहीं हुआ है बाहर, तो इट इज लाइक आपके बुक्स में ही पड़ा है। तो उसके रिलेटेड जो भी प्रॉफिट होगा आपको उतना रिवर्स करना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिपोर्ट दैट प्रॉफिट। ओके, वो प्रॉफिट आप बाद में जब ये एसोसिएट कंपनी एक्चुअली बाहर सेल कर देगी तब आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। गेटिंग इट? यस, सो दिस ट्रांजैक्शन वेयर इन्वेस्टर इज सेलिंग इट टू एसोसिएट, ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम। ओके, एंड ये जो एसोसिएट इन्वेस्टर को बेच रहा है, ओके, दिस इज अपस्ट्रीम। ओके, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों में ट्रीटमेंट सेम है। ओके, बेसिकली you have to subtract share of profit from the goods or services lying in inventory, okay, of basically investor company और associate company। सामने वाले का ऑपोजिट, बेसिकली इन्वेस्टर का एसोसिएट में पड़ा है या एसोसिएट का इन्वेस्टर में पड़ा है, तो उसके रिलेटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यस, नाउ सी ओवर हियर we have few examples. Like first one is the upstream example. हम इसको लिखना है। नहीं, यहाँ पे दिया है। See, suppose the investor owns 30% in investee. Okay, तो investor and ये associate company, इसमें 30% stake है। During the year, investee sold goods to investor, recognizing 15,000 profit on sale. इन्वेस्टी मतलब एसोसिएट ने इसको गुड्स बेचे। ये कैसे टाइप का है, अपस्ट्रीम के डाउनस्ट्रीम? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम। ओके, एसोसिएट से इन्वेस्टर के पास गुड्स जा रहे हैं तो अपस्ट्रीम, और उसमें इसने 15,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। At the year end, half of the goods purchased from investee remains in investors inventory. ओके, इसके आधे गुड्स, ये जो इसने गुड्स खरीदे थे उसके आधे अभी भी पड़े, आधे बेच दिए बट हाफ आर रिमेनिंग। ओके, सो व्हाट विल डू, इन्वेस्टर क्या करेगा,
ये 15,000 में से 7,500 के गुड्स तो सोल्ड। ओके, तो ये वाले प्रॉफिट से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है रिकॉग्नाइज करने में, बट जो रिमेनिंग 7,500 है अनसोल्ड, ओके, इससे प्रॉब्लम है। यस, बट इसमें हमारा स्टेक कितना है? हमारा ये कंपनी में सिर्फ 30% स्टेक है ना, पूरा का पूरा प्रॉफिट बेसिकली हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमको सिर्फ 30% वाले प्रॉफिट से प्रॉब्लम है। ओके, सो 30% ऑफ 750 मतलब 2250, ये प्रॉफिट जो होगा वो हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। बेसिकली हमारा इनकम उतने से रिड्यूस करना पड़ेगा बाय 2250। अंडरस्टैंडिंग? इसका लॉजिक क्या है? ओके, कि 30% तो आप ही ओन कर रहे हो सामने वाली कंपनी में। ओके, सो इट इज लाइक आप एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल रहे हो प्रॉफिट, बेसिकली गुड्स रादर। ओके, आप एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में ही गुड्स डाल रहे हो तो आप उसको सोल्ड नहीं कंसिडर कर सकते ना। अंडरस्टैंडिंग? यस। ओके, सो बेसिकली लेट्स से अगर आप 100% ओन करते थे, अभी तो 30% ओन कर रहे, 100% ओन कर रहे थे तो सिंपल वैसा ही हो रहा है ना, आपने एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में डाला, इन्वेस्टर भी आप ही हो, एसोसिएट कंपनी भी पूरा का पूरा आप हो। ओके, 100% आपका ही है वो, तो फिर आप उसका प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो? वो गुड्स जब आगे सेल हो जाएंगे तो आप रिकॉग्नाइज करो तो ठीक है। अंडरस्टैंडिंग? 100% में तो, बट नाउ 30% स्टेक है, पूरी कंपनी मेरी नहीं है, सो सिर्फ 30% ऑफ गुड्स आर गोइंग फ्रॉम वन पॉकेट टू अनदर, रिमेनिंग 70% आर ऑफ अदर शेयर होल्डर्स ओनली, तो दैट इज लाइक आउटसाइड शेयर होल्डर्स, दैट आई रिकॉग्नाइज, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, ओनली 30% ऑफ प्रॉफिट जो मेरा ही है वो मैं तभी रिकॉग्नाइज करूंगी जब कोई थर्ड पार्टी को सेल होगा। यस, अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो इतना प्रॉफिट जो 2250 है हम उतना कम कर देंगे, दैट प्रॉफिट इज अनकन्फर्म्ड एंड दैट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम आवर शेयर ऑफ प्रॉफिट ओनली, जैसे हम करते हैं डेप्रिसिएशन में, हम जैसे कर रहे थे वैसे ही हम यहाँ पे भी सबट्रैक्ट कर देंगे। यस, क्लियर? ये अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन था, सेम वे डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन ऑल्सो। यहाँ पे अगेन सी, इन्वेस्टर ओन्स 30% ऑफ इन्वेस्टी, इन्वेस्टर associate company 30% stake. During the year, investor sold 40,000 of goods to investee for 50,000. ओके, 40,000 के गुड्स 50,000 में बेचे, मतलब 10,000 उसने प्रॉफिट बुक किया, करेक्ट? इसमें से 90% ऑफ गुड्स वर सोल्ड, इसने आगे 90% के गुड्स बेच दिए इसमें से। ओके, मतलब ये 10,000 में से 90% मतलब 9,000 प्रॉफिट तो रियलाइज हो गया। ओके, इसने इसको बेचा, इसने बाहर बेच दिया, मतलब 9,000 प्रॉफिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। प्रॉब्लम कौन सा है? ये 1,000 रुपीज वाले गुड्स जो अभी भी इसके बुक्स में पड़े हैं, करेक्ट? बट ये 1,000 पूरा का पूरा तो मेरा नहीं है, 30% का ही मेरे को प्रॉब्लम है इसमें भी। यस, सो ओनली 300 का जो प्रॉफिट मैंने रिकॉग्नाइज किया है वो मुझे पहले रिवर्स करना पड़ेगा। ओनली व्हेन दिस इन्वेस्टी सेल्स रिमेनिंग इन्वेंटरी, इन्वेस्टर कैन रिकॉग्नाइज दिस $300 प्रॉफिट। अंडरस्टैंडिंग? प्रपोर्शनेट? यस शशिकांत। मैम, अगर वो उसने टेक फॉर इंस्टेंस नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर उसने बेच दिया, तो ये प्रॉफिट में भी फिर 30% रहेगा कि दिस एंटायर 300 विल बी जिसने नहीं नहीं, ये पूरा हमारा, हाँ, वो जब बेचेगा तब 1,000 रुपया प्रॉफिट कमाएगा ना, अच्छा, ओके, ठीक है। तो हमको उसका 30% मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग? यस।
clear upstream and downstream transactions. Example. You can try example number 4. ये सब मैम एग्जाम जो करिकुलम। अपस्ट्रीम एग्जाम्पल था कि जब इन्वेस्टी ने इन्वेस्टर्स को बेचा, तो उसमें क्या ऐसा था कि मतलब कि कौन सा वाला पार्ट है कि वो आगे बेचेगा, मतलब इन्वेस्टर आगे बेचेगा तो वो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होगा। हाँ, यस यस। ओके, मतलब अदर पार्टी जब तक वो सेल नहीं करती थर्ड पार्टी को तो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं होगा। हाँ हाँ। ओके। सो सी हाउ, जस्ट इमेजिन कैसे हो रहा है। अभी एसोसिएट कंपनी ने इन्वेस्टर कंपनी को बेचा। ओके, गुड्स। अभी एसोसिएट कंपनी में कैसा होगा, लेट से सेल हुआ, परचेजेस जो भी उनका एक्सपेंसेस होगा, और ये नेट प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया। ओके, ये सेल वाले में इन्वेस्टर के सेल ऑफ गुड्स भी है। यस, करेक्ट। लेट से 50,000 ये था, 40,000 में सेल किया और 10,000 उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया। अभी ये 10,000 पे किसका हक है? ये एसोसिएट कंपनी के शेयर होल्डर्स। ओके, जिसमें 70% अदर शेयर होल्डर्स है एंड 30% हमारा इन्वेस्टर है। यस, करेक्ट। सो 3,000 तो उसका ही प्रॉफिट है, इन शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग, 3,000 इज हिज प्रॉफिट। अभी ये सेल बेसिकली ये कैसा हो जाएगा कि इन्वेस्टर, एसोसिएट कंपनी ने इन्वेस्टर को बेचा है, सो इन्वेस्टर अपने बुक्स में प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट रिकॉर्ड करता है। वो प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट में कुछ गुड्स जो उसको सेल हुए थे वो भी है। सो even if goods are lying with me only, still I am recording that profit. हाँ अंडरस्टैंडिंग? ये इसके बुक से मेरे बुक्स में आ रहा है ना ये प्रॉफिट। हाँ ये मैम, वाला वो क्या है? समझा। जब तक हाँ, इन्वेस्टर आगे नहीं बेचता तो तब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता वो प्रॉफिट, ऐसा है क्या इसमें यस सिचुएशन? यस यस। ओके, ओके, समझा। this 30% of profit we are recognizing in investors books as share of profit. हम्म, तो जब ओके, एक्चुअली जब तक वो गुड्स सेल ही नहीं हुए तो आपको प्रॉफिट नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए ना। तो दैट्स व्हाई हाँ, दैट्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज स्टिल नॉट हम्म, सोल्ड, वो हम उसको रिवर्स। नहीं रिकॉर्ड कर, हाँ रिवर्स कर। यस, ओके। एंड व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ये करिकुलम के क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े होंगे बट एग्जाम में ऐसा इतना बड़ा नहीं आता है। ओके, सो जब आप पढ़ते हो कोई भी क्वेश्चन, आप लिखते जाओ जो भी डेटा उन्होंने दिया हुआ है ना, सो दैट बार बार ना पढ़ना पड़े। यस, like let's say for example 1st Jan 2018, Wicker company acquired 25% stake in Foxworth company. तो Wicker is the basically and F company, इसमें इसने 25% stake लिया। ओके, फॉर 1 million। तो ये पूरा मेरे को अभी वापस पढ़ने का जरूरत ही नहीं, एक बार मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया इतना। ओके, सो बार बार पढ़ने का जरूरत नहीं है वो चीज। सो लाइक दैट यू डू।
यस, ऐसा डर मत जाओ देख के, ये सब जो हमने अभी तक किया वही सब एडजस्टमेंट्स है। हाँ ओके, वो एवरीथिंग इज देयर इन वन सम नाउ, स्टेप बाय स्टेप ही जाओ। हमको क्या क्या चाहिए, हमको बैलेंस शीट में वैल्यू चाहिए और इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा, प्रॉफिट, वो चाहिए, दोनों यही चीजें चाहिए। आंसर बताओ। यस, और गलत भी हो सकता है ऐसे। 999,800 राइट है। क्या क्या, सॉरी आपका वॉइस ब्रेक हो गया बीच 999,800। नहीं, थोड़ा मिस्टेक होगा शायद से, हम्म। इट इज क्लोज बट थोड़ा सा मे बी हियर एंड देयर। यस, हम स्टार्ट कैसे करेंगे फर्स्ट? शशिकांत, आपका कुछ आंसर आ रहा है? 1 लाख पहले परचेज प्राइस लिख देंगे। हमारा परचेज प्राइस 1 मिलियन है। ओके, हाँ मतलब सॉरी 1 मिलियन। यस, परचेज प्राइस 1 मिलियन। बुक वैल्यू। पहले हम क्या करते हैं ना, हम पहले फॉर्मेट हम्म। बना, क्या क्या एडजस्टमेंट्स हमने अभी तक सीखे, वैल्यूज हम बाद में डालते हैं। हम सबसे पहले क्या चीज ऐड करते हैं इसमें? शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम्म। फिर 5 माइनस डिप्रिसिएशन माइनस, अगर डेप्रिसिएशन अगर है तो कोई ओके, और फिर माइनस डिविडेंड पेड माइनस डिविडेंड पेड हम्म। या डिविडेंड रिसीव्ड। और फिर अभी एक नया एडजस्टमेंट हमने सीखा, क्या? ट्रांसफर वाला। रिडक्शन इन यस, शेयर ऑफ प्रॉफिट रिवर्स यस, वैसे। ओके, सो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट। ओके, इतनी एडजस्टमेंट्स हमारी आएगी। अभी देखते हैं एक एक चीज। शेयर ऑफ प्रॉफिट अभी कुछ दिया है कंपनी का, अभी क्या क्या डेटा दिया है, लेट्स से बुक वैल्यू ऑफ फॉक्सवर्थ असेट इज 38 lakhs। ओके, तो हमने 10 लाख पे किया है, तो बुक वैल्यू के लिए कितना पे किया है, एक्सेस कितना पे किया है, और गुडविल के लिए कितना पे किया है।
हमने कितना 25% स्टेक बाय किया है, तो 38 का 25% कितना होता है? 9.5. 9.5। हाँ मतलब 3 लाख तो 95,000. 95 9.5 lakhs. 9.5 lakhs आ रहा है। ओके, सो 10 lakh में से 9.5 lakhs is towards book value only. Then they have said analysis of fair value revealed that all fair value assets and liabilities were equal to book value except for building. Okay, building was undervalued by 40,000 and had 20 years of remaining life. Okay, तो ये fair value minus book value you can say 40,000 है, बट इसमें हमारा स्टेक सिर्फ 25%। कितना है? 10,000. 10,000। यस, सो बाकी सब असेट लायबिलिटी उन्होंने बोला है फेयर वैल्यू पे ही है, बुक वैल्यू इज ओनली फेयर वैल्यू। सो 9.5 lakhs एंड 10,000 मतलब 9.6 lakhs 6 इज टू। lakhs, तो गुडविल कितना हुआ? 40,000. पता नहीं. 40,000। yes, 40,000 is our goodwill. ओके, टिल हियर क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, सो ये हमारा हो गया। अभी द कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन टू डेप्रिशिएट, इसको ये जो 40,000 है या हमारा शेयर जो 10,000 है उसको हमको 20 years में मतलब कितना 5,500 एवरी ईयर हमको डेप्रिशिएट करना है। यस, डेप्रिसिएशन करेक्ट। यस एवरीबॉडी, तो ये डेप्रिसिएशन का फिगर मैं यहाँ पे डाल दूं 500। Yes, with me till here. Then Foxworth paid 3,200 in dividends in 2018. उसने 3,200 डिविडेंड पे किया है। ओके, फॉक्सवर्थ ने मतलब इसने ही। तो हमारा स्टेक कितना है? 25%। तो हमको कितना डिविडेंड मिलेगा? इसका 25%. 800. हाँ, 800. 800। तो 800 इज अवर डिविडेंड, तो ये डिविडेंड पेड भी यहाँ से 800 माइनस कर देते हैं। करेक्ट। यस, देन उसके बाद आगे क्या है? ड्यूरिंग 2018 फॉक्सवर्थ रिपोर्टेड नेट इनकम ऑफ 20,000। तो हमारी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? 5,000. 20,000 इंटू 25%। यस, 5,000। तो ये 5,000 हमारा प्रॉफिट। करेक्ट। यस एवरीबॉडी, अभी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस। आगे आगे क्या दिया है? ड्यूरिंग द ईयर फॉक्सवर्थ सोल्ड इन्वेंटरी टू विकर, मतलब ये अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। ओके, इसने इसको बेचा है। एट द एंड ऑफ द ईयर देयर वाज 8,000 प्रॉफिट फ्रॉम अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन इन फॉक्सवर्थ नेट इनकम। The inventory sold to Vicar by Foxford has not been sold to outside party. मतलब ये पूरा का पूरा 8,000 प्रॉफिट के जो गुड्स थे वो अभी भी पड़े हैं, किसी ने बेचा नहीं, आगे आगे बिका नहीं है। यस करेक्ट। तो ये एक्चुअली 8,000 के गुड्स सेल नहीं हुए ना, तो इसमें हमारा शेयर अगेन कितना है? 8,000 into 25. 25%। मतलब इतना प्रॉफिट एक्चुअली हमने रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए था। ओके, बिकॉज हमने वो गुड्स बेचे ही नहीं, आगे हमारे पास ही है। करेक्ट। यस, तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस 2,000। तो सब्ट्रैक्ट एंड टेल मी क्या होना चाहिए वैल्यू? 10,17,100. यस, 10 लाख
1,700. Correct? Yes. हाँ So you follow this step मतलब systematically कि हर एक बेसिकली मैंने दूसरी बार पढ़ा भी नहीं एक भी लाइन को. ओके नाइट इट्स नॉट लाइक मैंने पहले से पढ़ा है या ऐसा नहीं है कुछ भी. बट हाउ टू सॉल्व हर एक बेसिकली मेरे को पता है ये सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं जनरली. तो हर एक लाइन में से जो भी डेटा आ रहा है उसका आप सॉल्व करके आगे बढ़ो. तो आपको ऐसा डॉन्टिंग नहीं लगेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है इतना सारा डेटा है मैं कैसे करूँ. यस. नाउ दिस बिकम्स अवर इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ गया. अभी इक्विटी में इनकम क्या आएगा? टेल मी नाउ. मेरे इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा? 3,000 आना चाहिए क्या? हम्म. 3,000 मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट से वो इंटर ट्रांजेक्शन माइनस किया तो और कुछ माइनस Share होगा? of डेप्रिसिएशन. यस डेप्रिसिएशन भी होता है ना. profit. यस. So 5,000 minus 500 minus 2,000. So 2,500 will be your net income. ओके शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आप दिखाओगे. यस क्लियर. क्लियर एवरीबॉडी. ओके समझा. ये एक सिर्फ लिख के रखना है इतना पार्ट. ओके कि बेसिकली क्या क्या एडजस्टमेंट्स आती है यूजुअली. अभी इसमें से कुछ होगी कुछ नहीं होगी बट दिस कैन बी अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट यू कैन से. मैम अगर ये लोग कैश फ्लो के रिलेटेड बात करते हैं कभी डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश फ्लो आइटम है वो तो हम नहीं दिखाएंगे उसको. तो हाँ इस ऐसा माइनस होगा क्या? इंटर ट्रांजेक्शन कुछ लाइक उसमें माइनस होगा क्या लाइक कैश नहीं फ्लो? कैश वी आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम दिस कंपनी ना सब्सिडरी कंपनी. हम तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं. तो इसके पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर. व्यू से तो सिर्फ डिविडेंड मिलता है वही हमारा कैश फ्लो है. तो ये जो एडजस्टमेंट हमने अभी न्यू सीखी है इंटर हाँ. वाली वो कैश फ्लो पे तो इम्पैक्ट नहीं है ना उसका? नहीं 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 कैश फ्लो पे नहीं होगा. ओके. Now similar type of question but now a downstream transaction. Try that one. इसमें 2 साल का डेटा है तो 2 साल का आपको बनाना है. So first they have asked equity income in 2017 and then second question is equity income in 2018.
यस मैम मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ रहा। मैम 25 मैम 8,000 पर ईयर एमोटाइजेशन है, तो 16,000 एक्स्ट्रा पे किया उसमें, लाइक फेयर वैल्यू में, फॉर बुक वैल्यू। 16,000 नहीं, मतलब वो सिंपल है, उन्होंने डायरेक्ट आंसर दे दिया है आपको, दूसरा सब डेटा नहीं दिया है। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि लेट्स से आपने जब बाय किया होगा, आपने एक्सेस पे किया होगा, ओके। सो एवरी ईयर जो हम डेप्रिशिएट करते थे ना, हमने ये यहाँ पे डेप्रिशिएट वैल्यू लिखते हैं ना, ओके। तो दैट इज नथिंग बट दे आर सेइंग अंडर वैल्यूड असेट का जो भी अमोर्टाइजेशन आ रहा है वो 8,000 पर ईयर आ रहा है। मतलब जो आप अच्छा, नेट रिपोर्ट करोगे डेप्रिसिएशन अमाउंट 8,000 है। 8,000 देना है रिपोर्ट, यस। मैम ये कैसे पता चला कि 8,000 इज डेप्रिसिएशन? दिया है ना यहाँ पे, सी अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन इज वन थिंग ओनली। अमोर्टाइजेशन टर्म हम इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूजुअली यूज करते हैं, और डेप्रिसिएशन फॉर टेंजिबल। बट अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सेस परचेज प्राइस, जब भी हमने एक्सेस प्राइस पे किया, रिलेटेड टू अंडर वैल्यूड एसेट, ओके, नॉट रिलेटेड टू गुडविल। अंडर वैल्यूड एसेट के रिलेटेड जो एक्सेस परचेज प्राइस पे किया है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8,000 पर ईयर, जो हमको अमोर्टाइजेशन मतलब डेप्रिसिएशन पर ईयर रिलेटेड टू अंडर वैल्यूड असेट, ओके, फॉर विच वी हैव पेड एक्सेस एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज 8,000 पर ईयर। यस, अंडरस्टैंडिंग। अभी यहां से क्या बोला है आगे, ड्यूरिंग 2017 जोन्स सोल्ड, ओके, जोन्स पहले है कौन, जोन्स इज द होल्डिंग कंपनी, इसका 25% स्टेक है इसमें जेसन ने, ओके। नाउ जोन्स सोल्ड जेसन, ओके, तो ये डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। 96,000 ऑफ इन्वेंटरी फॉर 1,60,000, ओके, मतलब 1,60,000 माइनस 96,000, उसने इतना प्रॉफिट अपने बुक्स में बुक किया, कितना, 64,000, 4,000। यस, करेक्ट, ड्यूरिंग 2017। Jason resold 1,20,000 of this inventory during 17, मतलब ये 160 में से 120 उसने बेच दिया बाहर, मतलब कितना परसेंटेज बेचा है, 60% बेचा। 120 ऑफ 160, अच्छा 120, तो 72,000। 25%। 25%, 75% बेच दिया है, यस। 1,20,000 of 1,60,000 is nothing but 75%, करेक्ट। 75% का उसने बेच दिया है, मतलब ये 64,000 का 75% आप रिकॉर्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को भी सेल हो गया है। तो कितना है 48, 48,000, तो 48,000 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 16,000 रिकॉग्नाइज करने में। यस। बाकी का कितना अमाउंट है, 16,000। 16,000 में हमको प्रॉब्लम है क्योंकि ये सेल नहीं हुए, बट ये पूरे के पूरे अमाउंट से प्रॉब्लम है क्या, नहीं, सिर्फ हमारा शेयर जितना है उतने से ही ना। तो 16,000 में हमारा शेयर कितना है, 25%, तो कितना होता है, 1,000। 4,000, यस। 4,000 प्रॉफिट जो होगा वो हमको
अनरिकॉग्नाइज या रिवर्स करना पड़ेगा इन शॉर्ट. ओके. रिमाइंडर वॉज सोल्ड इन 2018. उन्होंने बोला जो बाकी के जो थे, ओके, रिमेनिंग 40,000 का जो ये ईयर सेल नहीं हुआ वो नेक्स्ट ईयर सेल हो जाएगा. ठीक है. नाउ जेसन रिपोर्ट्स नेट इनकम ऑफ 8 lakhs इन 2017. ओके, ये जेसन का है. 8 लाख रिपोर्ट किया. तो हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 2 lakh. अभी हमारे इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या जाता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट, फिर उसमें से अगर डेप्रिसिएशन अगर है तो माइनस इंटरकम. यस. ओके. तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारा कितना है? 8 lakhs में 25%. 2 lakhs. फिर डेप्रिसिएशन का उन्होंने बोला 8,000 पर ईयर है, तो 8,000. एंड इंटर कंपनी का हमको कितना अमाउंट नहीं रिकॉग्नाइज करना है? 1000. 4,000. तो ये रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे. तो कितना हम रिकॉग्नाइज करेंगे 2017 में? 188. 1,88,000. यस. नाउ यू टेल मी 2018 में अभी क्या होगा? तो जो बाकी का मतलब वो 4000 हमने नहीं रिकॉग्नाइज किया वो ऐड कर देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट में. यस, परफेक्ट. तो मेरे को बताओ अमाउंट कितना होगा 2018 का वैल्यू इक्विटी इनकम? टू लैख 10 minus 8 plus 4. 2,10,000 का है. मैम क्योंकि 8,20,000 है ना, तो उसका 25%. इज 2,05,000. आई थिंक 2,05,000 2,05,000. 8 plus 4. यस, परफेक्ट. तो बताओ कितना होता है? $2,01,000. ये 8,000 तो रहेगा ही जो एवरी ईयर हमको करना है. और ये जो लास्ट ईयर हमने रिवर्स किया वो अभी ये ईयर ऐड बैक कर देंगे. सो 2,01,000. Yes, this will be 2018's share of income from the associate company. Clear? ओके. तो ये फॉर्मेट आपके एसोसिएट कंपनी के बाजू में लिख के रखना कि बैलेंस शीट में ये सारे एडजस्टमेंट्स आते हैं और इनकम स्टेटमेंट में ये 3. ओके. इसके अलावा जनरली विल नॉट सी एनी एडजस्टमेंट. इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का आ सकता है. Yes, done. Okay. So that was upstream and downstream transaction. Now last part in this investment for associate is this analytical issues. Okay. अभी एनालिटिकल इश्यू मतलब एज एन एनालिस्ट हमको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम फेस होती है जब कोई कंपनी में ऐसा एसोसिएट होता है. तो अभी कंपनीज कैसे मैन्युपुलेट कर सकती है इसको? लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल वो 18-19% होल्ड कर रही है कोई कंपनी का, 20% नहीं होल्ड कर रही, बट उसका इन्फ्लुएंस है. बट इन्फ्लुएंस तो सब्जेक्टिव है ना. हम लोग मतलब इससे नहीं बोल सकते कि हाँ नहीं इसको एज अ एसोसिएट ही रिकॉग्नाइज करना चाहिए या कुछ. हम कंक्लूसिवली नहीं बोल सकते, दैट इज सब्जेक्टिव. तो कोई कंपनी क्लेम कर सकती है कि नहीं हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, हम लोग एज अ फाइनेंशियल असेट ही उसको दिखाएंगे. वी विल नॉट शो इट लाइक अ एसोसिएट. ओके. सो वैसे केसेस हो सकते हैं. तो जब हमारा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इज लेस देन 20%, ओके, बट स्टिल इन्फ्लुएंस अगर है, सो बेसिकली वी कैन नॉट मतलब कंपनी फाइनेंशियल एसेट बताएगी तो हमारे में क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा?
ओके हम उसको फेयर वैल्यू पे और फिर उसको इन्फ्लेट कर सकते हैं ना डायरेक्टली. ओके या रादर व्हाट विल हैपन, हम जब एज अ एसोसिएट शो करते हैं, हम क्या कर रहे हैं बैलेंस शीट में उसको रिकॉग्नाइज करते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट. सेम जैसे फाइनेंशियल एसेट में भी करते हैं, फाइनेंशियल एसेट जब होता है तब हम क्या करते हैं बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट. ओके बट इसके बाद आगे क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट में हम सिर्फ जो डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम मिलता है उतना ही इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं, वेरएज यहाँ पे हम क्या करते हैं पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट डालते हैं. ओके सो लेट से हमारी एसोसिएट कंपनी में लॉस हो रहा है, तो उसका लॉस भी मेरे बुक्स में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. यस एंड उसके लॉस के वजह से मेरे नंबर्स टोटल ओके कंसोलिडेटेड नंबर्स वो कम हो जाएगा, बिकॉज उसका लॉस यहाँ पे आ जाएगा, लॉस फ्रॉम एसोसिएट. करेक्ट. यस अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी, ये समझ रहा है पार्ट. लेट से ओके एसोसिएट कंपनी है मेरी, एसोसिएट कंपनी लॉस कर रही है, तो उसके लॉस के वजह से व्हाट विल हैपन, मेरा इनकम स्टेटमेंट खराब दिखेगा. यस तो ऐसे केस में कंपनीज क्या करती है, अगर इसमें स्टेक, अगर ये समझो ये कंपनी में स्टेक सिर्फ 18 या 19% था, ओके तो मैं बोल दूंगी नहीं मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, मेरी ये फाइनेंशियल असेट ही है. तो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, आई विल नॉट हैव टू रिकॉग्नाइज दैट लॉस एनीमोर. ओके कंपनी डिविडेंड या इंटरेस्ट देगी वही मैं रिकॉग्नाइज करूंगी, मैं उसका लॉस रिकॉग्नाइज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे. अंडरस्टैंडिंग. यस उल्टा भी हो सकता है, लेट से कोई कंपनी का 25% स्टेक है बट एक्चुअली उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कंपनी में. ओके 25% स्टेक है बट नो इन्फ्लुएंस, तो उसको आइडियली फाइनेंशियल एसेट के जैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए था. बट बिकॉज ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है एसोसिएट कंपनी, तो मेरे प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट करने के लिए मैं एज अ एसोसिएट दिखा देती हूँ उसको. एसोसिएट दिखाऊंगी तो मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट भले ही कंपनी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर रही है तो भी मैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ मेरे बुक्स में, जबकि फाइनेंशियल असेट अगर मैं रिकॉग्नाइज करती हूँ उसको तो मैं नहीं दिखा सकती वो प्रॉफिट. यस सो लाइक दिस वन कैन मैन्युपुलेट. अंडरस्टैंडिंग. यस सो ये एनालिटिकल इश्यूज आ जाते हैं, फिर हमको फिर देखना पड़ेगा एक्चुअल इन्फ्लुएंस, जो सारे क्राइटेरियाज हमारे पास अवेलेबल थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसको मिल रहा है क्या सीट, या पॉलिसी मेकिंग में वो है, या टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट है वो एक दूसरे पे, या ऐसा कुछ भी है क्या, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, ऐसा सब होगा तो वी कैन से नहीं ये एसोसिएट ही है और आपको ऐसे ही रिकॉग्नाइज करना चाहिए. ओके so those criterias we'll have to see. then दूसरे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं इसमें एसोसिएट कंपनी में. ओके हम तो एज अ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वन लाइन कंसोलिडेशन हम कर रहे हैं. ओके नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये एक्चुअल जो एसोसिएट कंपनी की बैलेंस शीट होगी उसके पास असेट्स होंगे लायबिलिटीज भी होंगी बहुत सारे, हम तो नेट असेट का एक प्रपोर्शन जो हमारा है उतना ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज एन असेट, बट लेट से उस पे बहुत सारी लायबिलिटीज है, असेट्स भी है बट सब कुछ डेट लेके खरीदा है. लेट से अंडरस्टैंडिंग माय व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि बहुत सारे असेट्स है कंपनी के पास बट सब कुछ डेट लेके लिया है, तो डेट भी बहुत ज्यादा है कंपनी में. यस तो उसका डेट इक्विटी रेशियो वगैरह आप देखोगे ना, फाइनेंशियल लेवरेज, तो वो बहुत ही हाई दिखेगा, कंपनी बहुत ही रिस्की दिखेगी. बट जब मैं आपको सिर्फ ये नेट असेट का वैल्यू बताती हूँ आपको पता चलता है क्या ये कंपनी में इतना प्रॉब्लम है, नहीं राइट. सो व्हेन वी ऐड दिस हियर इन अवर असेट साइड बैलेंस शीट पे, तो हम हमारा डेट इक्विटी रेशियो वगैरह अंडरस्टेट कर देते हैं काफी सारा. ओके अगर मैंने इसके जो भी डेट है वो एज अ प्रोपोर्शन, असेट जो है वो एज अ प्रोपोर्शन सब अलग अलग ऐड किया होता तो रियल पिक्चर पता चलता, बट बिकॉज मैंने सिर्फ नेट असेट का एक परसेंटेज डाल दिया है तो इट कैन अंडरस्टेट डेट इक्विटी रेशियोज एंड ऑल दैट. ओके सेम हैपेंस विद इनकम स्टेटमेंट ऑल्सो, मैंने अपना प्रोपोर्शन का इनकम तो दिखा दिया
बट क्या मैंने उसको रेवेन्यू एक्सपेंस वो सब दिखाया क्या? मैंने रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस जो नेट इनकम था उसका एज अ परसेंटेज डायरेक्टली ले लिया. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, लेट्स से मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन ये वाली कंपनी का करती हूँ कैलकुलेट, तो क्या आएगा? नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट मार्जिन. तो ये नेट इनकम में ये प्रॉफिट तो है, बट ये रेवेन्यू में उसका रेवेन्यू नहीं है. अंडरस्टैंडिंग? सो ये सब जो मार्जिन्स वगैरह है वो ओवरस्टेट हो जाते हैं एसोसिएट कंपनी का अकाउंटिंग जब होता है तो. Understanding? So these are all the analytical issues that this company can have. So ऐसे केस में बेसिकली काफी बार लेट से कोई कंपनी के पास है स्टेक लेट से 50% या उससे बेसिकली ज्यादा है, ओके, स्टिल वो बोलेगी नहीं मेरा कंट्रोलिंग स्टेक नहीं है, एसोसिएट ही हूं मैं. एंड वो ऐसे अकाउंटिंग कर सकती है क्योंकि कंट्रोलिंग स्टेक होगा तो हर एक असेट ऐड करना पड़ेगा, हर एक लायबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी, हर एक रेवेन्यू ऐड करना पड़ेगा, हर एक एक्सपेंस ऐड करना पड़ेगा, तो उसमें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा. ओके, बट एसोसिएट कंपनी जब अकाउंटिंग करती हूँ तब क्या हो जाता है कि मेरे को सब कुछ नेट बेसिस पे ही करना है, तो मेरे असेट्स तो बढ़ जाएंगे, लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी, तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो इंप्रूव हो जाएगा. यस, यहाँ पे इनकम बढ़ जाएगी बट मेरा रेवेन्यू वगैरह नहीं बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस नहीं बढ़ रहे, तो मेरे मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे. सो दे कैन बेसिकली यूज दिस ऑल्सो. बेसिकली कोई कंट्रोलिंग स्टेक है फिर भी वो लोग नहीं दिखाएंगे, वो बोलेंगे नहीं हम एसोसिएट ही है. अंडरस्टैंडिंग? सो लाइक दिस दे कैन, दीज आर ऑल डिफरेंट एनालिटिकल इश्यूज जो यहाँ पे हम फेस करते हैं. So when an investee is profitable and its dividend payout is less than 100%, the equity method usually results in higher earnings as compared to financial asset method. Okay, accounting method used for minority passive investment, ये क्या है? Nothing but financial asset वाला. पैसिव इन्वेस्टमेंट्स था ना, उसको फाइनेंशियल असेट्स को हम पैसिव इन्वेस्टमेंट्स भी बोल सकते हैं जहां पे हमारा कोई इन्फ्लुएंस या कुछ नहीं है. यस, इसके बाजू में आप लिख दो फाइनेंशियल असेट्स. ओके, वेर यू हैव लेस देन 20% होल्डिंग, यू डोंट हैव इन्फ्लुएंस, तो वहां पे हम सिर्फ डिविडेंड जितना मिला वही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. बट एसोसिएट में क्या होता है? पूरा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. दैट्स वाई यहाँ पे हायर हो जाता है. Thus, the analyst should consider if the equity method is appropriate for the investor or not. For example, an investor could use this equity method in order to report proportionate share of investee earnings when it actually cannot influence the investee. जब वो actually influence करके वो as a dividend नहीं ले पाएगा फिर भी वो income में ले रहा है. Also, investees' individual asset and liabilities are not reported on investors' balance sheet. The investor simply reports proportionate share of investees' equity in one line on the balance sheet. By ignoring investees' debt, leverage is lower. In addition, margin ratios are higher since investees' revenue are ignored. Correct? Yes, everybody understanding? Finally, the proportionate share of investees' earnings is recognized in the investor's income statement, but the earnings may not be available to investor in form of cash flow dividends में नहीं आएगा. That is, investees' earnings may be permanently reinvested. ये भी प्रॉब्लम है कि हम तो इनकम में ऐड करते जा रहे बट वो कैश में शायद कभी कन्वर्ट ना हो. ओके, दूसरा अंडर एक्विजिशन मेथड जो हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं, यहाँ पे क्या होने वाला है? ऑल द असेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी आर कंबाइंड विद द पेरेंट्स एंड इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस आर एक्सक्लूडेड. अभी यहाँ पे in the case where parent owns less than 100% of subsidiary, it is necessary to create a non-controlling interest, okay, for the proportionate that is not owned. अभी ये वाला पूरा हम सीखेंगे आगे बिजनेस कॉम्बिनेशन में ही कि लेट से मैं 80% ओन कर रही हूँ बट स्टिल आई एम एडिंग 100% ऑफ द असेट्स, 100% ऑफ द लायबिलिटी, तो मेरे को एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा 20% वाले जो शेयर होल्डर्स है जो मैं नहीं ओन कर रही
उसका मेरे को अलग से दिखाना पड़ेगा कि दिस मच प्रोपोर्शन आई डोंट ओन, तो उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. यस, सो दैट विल लर्न इन दिस पार्ट. क्लियर टिल हियर? Okay, so we'll stop here only for today. I'll send the curriculum on the WhatsApp. Okay, मैं आपको भेजती हूँ और मैं एंड ऑफ चैप्टर के क्वेश्चन नंबर दे रही हूँ, वो आप घर पे ट्राई करके आना नेक्स्ट लेक्चर में एज अ होमवर्क. ओके, so we'll stop here for today.